गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। प्राचीन इतिहास में हम लोगों ने कल तक मगध का उत्कर्ष पढ़ा और मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने 3 वंशों को पढ़ा था, जिसमें पहला था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और उसके बाद एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था मौर्य वंश। अब हम लोग मौर्य वंश के विषय में जानते हैं दोस्तों, और सबसे पहले देखेंगे कि जो मौर्य वंश है उसका टाइम पीरियड क्या है। 321 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व है दोस्तों इसका टाइम पीरियड। इसका स्रोत कहाँ से मिलता है दोस्तों? मौर्य वंश का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है कि मौर्य वंश था? तो कौटिल्य की एक बुक है, कौटिल्य जिसे हम लोग चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिनकी एक बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। यहाँ से मौर्य वंश के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेगस्थनीज की एक बुक है इंडिका, यहाँ से मौर्य वंश के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। और विशाख दत्त की एक बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, यहाँ से भी मौर्य वंश के विषय में हम लोगों को जानकारी मिलती है। जबकि जैन ग्रंथ एवं बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हो गई किताबें जहाँ से हम लोगों को जानकारी मिली मौर्य वंश के विषय में। कुछ अभिलेख थे दोस्तों जहाँ से हम लोगों को मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पहला है अशोक के अभिलेख, दूसरा जूनागढ़ अभिलेख एवं रुद्रदामन अभिलेख। तो ये 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जहाँ से हम लोगों को मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। आते हैं दोस्तों मौर्य वंश के विस्तार के विषय में देखते हैं। तो मौर्य वंश का विस्तार उत्तर से दक्षिण में कहाँ तक हुआ था एवं पूर्व से पश्चिम में कहाँ तक हुआ था देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर में हिमालय जो पर्वत है वहाँ से मैसूर तक हुआ था, मैसूर तक इसका विस्तार हुआ था। जबकि पूर्व में बंगाल और उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत तक हुआ था। और अगर देखा जाए दोस्तों तो दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तक भी इसका विस्तार हुआ था। अब आगे देखेंगे मौर्य वंश में कौन कौन से शासक हुए। पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक इन्होंने ये राजगद्दी पर बैठे। और बिंदुसार दूसरा महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों, जो इनका पुत्र था, और यह 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक राजगद्दी पर आसीन रहा। जबकि अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर आसीन रहा। कहा जाता है कि 273 से और 269 के बीच में जो एक गैपिंग दिखा रहा है दोस्तों, यह 4 वर्षों तक अशोक अपने भाइयों से लड़ता रहा, क्योंकि सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए इन्हें आपस में संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष 4 वर्षों तक चला। उसके बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद दशरथ मौर्य राजा बना, तत्पश्चात संप्रतिम, और उसके बाद शालीशुक, देववर्मन, उसके बाद शतधन्वन, उसके बाद और सबसे लास्ट में बृहद्रथ, जो सबसे लास्ट एकदम अंतिम शासक था।
आइए दोस्तों हम लोग मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त के विषय में जानते हैं। चंद्रगुप्त कौन थे और उन्होंने कैसे मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये है 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित मौर्य जनजाति, कहीं कहीं पर दोस्तों मौर्य भी लिखा मिलता है, दोनों सही है दोस्तों। मौर्य जनजाति या मौर्य जनजाति के थे। इस जनजाति के लोग मोर पालते थे, इसलिए उनका वंश मौर्य वंश कहलाया। इनकी माता का नाम मूरा था। हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि ब्राह्मण ग्रंथों में इन्हें क्या कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है, जबकि रोमन साहित्य में निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जबकि जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में उन्हें क्षत्रिय बताया गया है कि ये क्षत्रिय थे। पुराणों के अनुसार 24 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था मौर्य वंश पर, मौर्य साम्राज्य में। जबकि दोस्तों यूनानी लेखक इन्हें निम्न उपाधि दिया करते थे। स्ट्रोबो और जस्टिन नाम के ये दो यूनानी लेखक थे जिन्होंने इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है, जबकि प्लूटार्क व एरियन नाम के दो और यूनानी थे, इन्होंने इन्हें एंडोकोटस कहा है। फिलार्कस नाम का एक यूनानी लेखक था दोस्तों, उसने भी इन्हें सैंड्रोकोटस कहा है। जबकि विशाख दत्त ने अपनी मुद्रा राक्षस में, ये इनकी बुक है, विशाख दत्त की बुक है मुद्रा राक्षस, इन्होंने इन्हें ब्रिसल नाम से बताया है। तो दोस्तों अब इसके बाद अब आइए दोस्तों हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आगे जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसने मगध पर आक्रमण कर दिया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। पराजित होने के उपरांत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया अर्थात हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसके बाद युद्ध के शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र प्राप्त हुआ। एरियाना के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र थे दोस्तों देख लेते हैं। एरियाना का क्षेत्र में एरियाना, जिसे वर्तमान काबुल कहा जाता है, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। दूसरा है अराकोसिया, जिसे वर्तमान कांधार कहा जाता है, ये भी अफगानिस्तान में है। तीसरा है दोस्तों पैरीपेमी सदाई, जिसे वर्तमान हैरात, जो कि ईरान में स्थित है, कहा जाता है। और आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किया था, भेंट दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना वह था बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर आसीन होगा और मौर्य वंश का अगला शासक बनेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग मौर्य वंश के अगले शासक बिंदुसार के विषय में जानेंगे। आइए दोस्तों हम लोग मौर्य वंश के अगले शासक के
विषय में जानते हैं, जिसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार जिसका टाइम पीरियड था 297 BC से 273 BC। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। यह यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोटेकस कहा, जिसका अर्थ है अमित्रघात, अर्थात शत्रुओं को नाश करने वाला, अर्थात शत्रुनाशी। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्षों तक शासन किया, जबकि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 27 वर्ष तक शासन किया। पुराणों के अनुसार 24 वर्षों तक शासन ही सर्वमान्य है। वायु पुराण में इसे भद्रसाल कहा गया, जबकि जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस प्रथम के नाम से जाना जाता था दोस्तों इनको। एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। आगे देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से तीन वस्तुएं मांगी, जिसमें था मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक। एंटियोकस ने प्रथम दो वस्तुएं मीठी मदिरा व सूखे अंजीर को भेज दिया, जबकि दार्शनिकों को नहीं भेजा। पूछे जाने पर यह बताया उसने कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों की खरीद बिक्री नहीं होती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार उस समय तक्षशिला में विद्रोह उत्पन्न हो गया था, और जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, और अशोक ने वहाँ पर शांति कायम किया। फिर दिव्यावदान में दूसरी बात लिखी जाती है कि अवंती का गवर्नर उस समय अशोक हुआ करता था। अब हम लोग बिंदुसार के विषय में आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों बिंदुसार के बारे में और जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं हमको, वो हम लोग देख लेते हैं। दिव्यावदान या बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके दरबार में पीतलवत्स नामक आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था। आगे देखते हैं दोस्तों, बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद हुआ करती थी, जिसका प्रधान कौटिल्य हुआ करते थे। उसके बाद कौटिल्य के बाद खल्लाद्रिक नामक व्यक्ति इस परिषद का प्रधानमंत्री बना। बाद में खल्लाद्रिक के बाद में राधागुप्त नामक व्यक्ति इस परिषद का प्रधानमंत्री बना, और यह अशोक के शासनकाल तक इस पद पर बना रहा। आइए आगे देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात दोस्तों उसके पुत्रों के बीच में संघर्ष हुआ। उसके कुछ प्रमुख पुत्र थे, जैसे सुसीम जिसे सुमन के नाम से भी जाना जाता था, अशोक जिसे प्रियदर्श के नाम से, और एक तीसरा था तिष्य जिसे विगथोक के नाम से जाना जाता था। तो मुख्य जो संघर्ष हुआ था दोस्तों अशोक और सुसीम के बीच ही हुआ था। मुख्य संघर्ष सुसीम और अशोक के बीच हुआ, और यह संघर्ष 4 वर्षों तक चलता रहा। अंत में अशोक को सफलता प्राप्त हुई, अर्थात अशोक को विजयी घोषित कर दिया गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 99 भाइयों की हत्या की थी, परंतु यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है दोस्तों कि अशोक अपने 99 भाइयों की क्या हत्या कर सकता है। बिल्कुल अतिशयोक्त लग रहा है। फिर यहाँ जीतने के बाद, सुसीम से जीतने के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठ जाता है। अब मौर्य वंश का अगला शासक अशोक बन जाता है। अब
यह एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है दोस्तों। अब हम लोग इसके विषय में देखेंगे, अशोक के विषय में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों अब मौर्य वंश के अगले शासक के विषय में हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है अशोक। अशोक एक महान शासक था दोस्तों मौर्य वंश का, जिसका टाइम पीरियड था 269 बीसी से 232 बीसी तक। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, और 269 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। इसकी माता का नाम सुभृदांगी था। पुराणों के अनुसार अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया था दोस्तों। पुराणों में लिखा गया है कि अशोक ने टोटल 37 वर्षों तक शासन किया। अशोक ने राजकुमार के रूप में नेपाल के विद्रोह को दबाया और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कि अशोक जब राजकुमार था उस समय नेपाल में एक विद्रोह हुआ, जिसे अशोक जाकर उस विद्रोह को दबा देता है और उस इलाके को मौर्य वंश में शामिल कर देता है। दोस्तों जब अशोक उज्जैन का गवर्नर था तब उसने देवी नामक महिला से प्रेम विवाह किया, जिसे राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं थी। इससे अशोक को 2 संतानें हुई, जिसका नाम था महेंद्र जो पुत्र था, और पुत्री का नाम संघमित्रा था। अशोक ने इन दोनों को शासक बनने के पश्चात धम्म के प्रचार प्रसार के लिए सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका भेज दिया। अशोक ने अपने 37 वर्षों के कार्यकाल में केवल एक युद्ध लड़ा, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया। बताया जाता है कि कलिंग युद्ध के दौरान बहुत सारे जान और माल का नुकसान हुआ था, जिससे अशोक बहुत दुखी हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों कि अशोक के शिलालेख के अनुसार उसने यह युद्ध अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा था। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग घायल हुए थे तथा कई लाख लोग घर से बेघर हो गए थे दोस्तों। प्लिनी के अनुसार व्यापार के लिए इस राज्य पर नियंत्रण किया गया था। प्लिनी एक लेखक है दोस्तों, यह कहता है कि कलिंग पर जो युद्ध छेड़ा गया था अशोक के द्वारा, वह व्यापार और वाणिज्य के लिए छेड़ा गया था, जबकि कौटिल्य कहते हैं कि यह हाथियों के लिए छेड़ा गया था कि कलिंग राज्य में हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसके लिए युद्ध छेड़ा गया था और हाथियों को कैप्चर में किया गया था। अब हम लोग अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों और अशोक के विषय में और जानकारियां लेते हैं। अशोक ऐसा प्रथम शासक था मौर्य वंश का जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने अधिकारी एवं जनता को संदेश देता था। अशोक के 13वें अभिलेख में उसके निम्न पड़ोसी राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे सीरिया में उस समय एंटियोकस द्वितीय का शासन था और एपिलस में अलेक्जेंडर का शासन था। मौसोलिनिया में एंटिगोना गोनार्ड्स का शासन था, जबकि इजिप्ट में टालमी का शासन था और श्रीलंका में टिसा का शासन हुआ करता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में दक्षिण के 4 पड़ोसियों का उल्लेख किया है। दक्षिण के 4 पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला है चोल जो उत्तरी तमिलनाडु में, तथा दूसरा पांड्य जो निचला तमिलनाडु कहलाता था। तीसरा था केरल पुत्र जिसे केरल के नाम से आज वर्तमान में जाना जाता है, और चौथा सतीपुत्र। अभी तक इस स्थल की पहचान नहीं की गई है, या इस स्थल की पहचान अभी तक नहीं हुई है कि सतीपुत्र किस स्थल को माना जाता था।
श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही की थी दोस्तों। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, इसकी स्थापना अशोक ने की थी। और देख रहते हैं कि अशोक के राज्य के समय जब वह राजा हुआ करता था तो उस समय मौर्य वंश का विस्तार कहाँ तक था दोस्तों? कश्मीर से, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक हुआ करता था। अशोक के साम्राज्य विस्तार में हिंदुकुश पर्वत भी शामिल था। वर्तमान में देखा जाए दोस्तों कि इसका विस्तार किन किन देशों में हुआ करता था अशोक के राज्य का, तो जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश, इतने देशों में फैला हुआ था। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। आइए दोस्तों अब अशोक के साम्राज्य के बारे में आगे देखते हैं। मौर्य वंश के सम्राट अशोक के द्वारा कुल प्रवर्तित 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जिनको 4 भाषाओं में लिखा गया है। भाषा है दोस्तों, ये भाषा और ये लिपि है। भाषा जो प्राकृत है और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। यह अभिलेख पूरे भारत में पाया जाता है। दूसरी है भाषा अरामाइक, जिसे खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है और यह पंजाब राज्य में पाया जाता है। तीसरी है अरामाइक, जो अरामाइक लिपि में ही लिखी गई है और इसका साक्ष्य अफगानिस्तान में पाया जाता है। चौथा है दोस्तों ग्रीक, जो ग्रीक भाषा में ही लिखा गया है, ग्रीक लिपि में लिखा गया है और इसका भी साक्ष्य अफगानिस्तान में पाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग कल शिलालेख के बारे में और अभिलेखों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।